हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरु में। आज हम करेंगे उड़ान मैगज़ीन से मैंने लिया है ये टॉपिक और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी बच्चे आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं कोई सी भी, उसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जीएस बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है आप लोगों का एवरी एग्ज़ाम में। तो आज हम एशियंट हिस्ट्री का हमने यहाँ पर जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मैं आशा करती हूँ कि वो लोग भी ये वीडियो सारे देखेंगे, जिसमें हमने कवर किया है प्रारंभिक इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मध्य एशियाई संपर्क, सातवाहन साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन। यहाँ तक हमने पूरा कवर कर लिया है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो सारे जाकर देखिए, तब आप लोगों को पता चलेगा। इसमें आप लोगों को PYQ देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। और आज हम देखेंगे दक्षिण के साम्राज्य। इसमें हम कवर करेंगे चालुक्य, पल्लव, बनवासी के कदम और हंगल के कदम। ये इम्पॉर्टेंट है। इस मैगज़ीन में आप लोगों को PYQ भी देखने को मिलेंगे जो आ चुके हैं। ईयर वाइज डेट वहाँ पे मेंशन की हुई है, तो आप चाहें तो PYQ चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण के साम्राज्य। इंट्रोडक्शन जानते हैं यहाँ पर हम इसका। छठी से 9वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में बादामी के चालुक्य यानी कि पश्चिमी चालुक्य और कांची के पल्लवों के बीच काफ़ी संघर्ष हुआ। इस दौरान संस्कृति, साहित्य और विभिन्न कला रूपों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। नेक्स्ट है यहाँ पर चालुक्य। इनके बारे में जानते हैं। अध्ययन के स्रोत जानते हैं कि इनके बारे में हमें कौन से अध्ययन से पता चलता है। शिलालेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख और पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख पल्लव चालुक्य संघर्ष का विवरण प्रदान करते हैं। यहाँ पे आप इस सेंटेंस को अंडरलाइन करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है साहित्य। कवि राजमार्ग और विक्रमार्जन विजयमय, जिसे पंपा भारत भी कहा जाता है, पंपा द्वारा लिखा गया है, सहित कन्नड़ ग्रंथ। तेलुगु में नन्या का महाभारतम, सुलेमान अल मसूदी और इब्न बतूता जैसे अरब यात्रियों और भूगोलवेत्ताओं की किताबें भारत की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। नेक्स्ट है कविताएं। वैष्णव अजवार यानी कि अलवार की कविताएं बाद में नलयीरा दिव्य प्रबंधम के रूप में संकलित की गई। शैव साहित्य को पन्नीरू तिरुमुराई के नाम से जाना जाता है। थैवरम अपार यानी कि थिरुनावुक्करसर द्वारा मणिक व सागर द्वारा रचित सबंदर यानी कि थिरुग नाना सबंदर, सुंदरर और थिरुवावा सगमा। ठीक है, ये अपना नाम नोट करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण शासक। यहाँ पे आपको एक तरफ शासक दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनका योगदान बताया गया है। पुलकेशिन प्रथम 543 से 566 ईस्वी। योगदान है पुलकेशिन प्रथम ने कदम्बों से स्वतंत्रता की घोषणा करके चालुक्य वंश की स्थापना की। उसने अश्वमेध यज्ञ किया। कीर्तिवर्मन 566 से 597 ईस्वी। कीर्तिवर्मन ने अपनी राजधानी की स्थापना जो है बादामी में की। पुलकेशिन द्वितीय 609 से 642 ईस्वी। पुलकेशिन द्वितीय ने अपने चाचा मंगलेश को हराया, स्वयं को राजा घोषित किया। ये ऐहोल अभिलेख में वर्णित है। उसने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया।
यहाँ पे नोट है, आप इसको नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। मालवा, कलिंग और पूर्वी दक्कन के राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार की। बनवासी के कदम्बों और तलकड़ मैसूर के गंगों को हराया। कांचीपुरम पर आक्रमण के प्रयास को पल्लव शासक महेंद्र वर्मन ने विफल कर दिया, जिससे चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक युद्ध छिड़ गया। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के साथ युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, नोट करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है 8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूटों ने बादामी के चालुक्यों को अपने अधीन कर लिया और स्वयं शासन करना प्रारंभ किया। इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। नेक्स्ट है प्रशासन। राज्य राजा प्रशासन का प्रमुख होता था। उत्तराधिकार के समय वंशानुक्रम का कठोरता से पालन नहीं किया जाता था। राजा के पद पर रहते हुए बड़े पुत्र को युवराज नियुक्त किया जाता था। शासन धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र के अनुसार था। पुलकेशिन प्रथम मनुशास्त्र, पुराण और इतिहास में पारंगत थे। प्रारंभ में उन्होंने महाराजन, सत्यश्रेयन और श्री पृथ्वी वल्लभ जैसी उपाधियां धारण की। हर्षवर्धन को पराजित करने के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की। आप इस पॉइंट को अंडरलाइन करेंगे। राजाओं ने महाराजाधिराज, धर्म महाराज, भट्टारकन जैसी उपाधियां धारण की। शाही प्रतीक चिन्ह जंगली सुअर यानी कि विष्णु जी का वरा अवतार। प्रशासन हेतु राज्य को राजनीतिक रूप से विषयम, राष्ट्रम, नाडु और ग्राम में विभाजित किया गया था। विषयपति राजाओं के आदेश पर शक्ति का प्रयोग करते थे। सामंत राज्य के नियंत्रण में कार्य करने वाले सामंती सरदार थे। नेक्स्ट है प्रमुख महिलाएं, आप नोट करेंगे इसको। चालुक्य राजवंश के जय सिंह प्रथम ने शाही महिलाओं को प्रांतीय गवर्नर के रूप में नियुक्त किया। इस पॉइंट को आप अंडरलाइन करेंगे। उन्होंने सिक्के और अभिलेख भी जारी किए। एग्जाम्पल है चालुक्य राजकुमारी विजय भट्टरिका ने अभिलेख जारी किए। मंत्रियों की श्रेणियां इस प्रकार थी। प्रधान यानी कि प्रधानमंत्री, महासंधि विग्रहिक यानी कि विदेशी मामलों के मंत्री, अमात्य यानी कि राजस्व मंत्री और समाहर्ता यानी कि राजकोष मंत्री। यहाँ पे आपको प्रांतीय, जिला और ग्राम प्रशासन नेक्स्ट टॉपिक है और इसमें आपको बताया जा रहा है, एक तरफ आपको अधिकारी के नाम बताए गए हैं, मतलब अधिकारी बताए गए हैं और उस तरफ उनके कार्य बताए गए हैं। ठीक है। ग्राम पोही और ग्राम उदास इनका कार्य होता था ग्राम अधिकारी। कामुंड या पौकीगन यानी कि राजाओं द्वारा नियुक्त ग्राम प्रशासन में केंद्रीय व्यक्ति। महासामंत और इनका कार्य होता था प्रांतीय गवर्नर, जिनमें से कुछ सेना रखते थे। महातर यानी कि गांव के प्रमुख पुरुष। विषयपति इनका कार्य होता था विषय यानी कि जिला का प्रमुख। नल कमुंदस और इनका कार्य होता था गांवों के पारंपरिक राजस्व अधिकारी। महापुरुष ये गांव में व्यवस्था और शांति बनाए रखने हेतु उत्तरदायी जिम्मेवार। महाजनम यानी कि गांव की कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये इनका कार्य होता था। नगरपति या पुरापति इनका कार्य होता था नगरों के अधिकारी। करण या ग्रामणी ये होते थे ग्राम लेखाकार। नेक्स्ट है यहाँ पे धर्म। उन्होंने शैव और वैष्णव दोनों धर्मों को संरक्षण दिया। मंदिरों में अनुष्ठान और समारोह करने के लिए गंगा क्षेत्रों से ब्राह्मण समूहों को आमंत्रित किया गया। कीर्तिवर्मन, मंगलेश और पुलकेशिन द्वितीय जैसे उल्लेखनीय शासकों ने यज्ञ किए। नोट करेंगे यहाँ पर। उन्होंने परम वैष्णव और परम महेश्वर जैसी उपाधियां धारण की। उन्होंने युद्ध के देवता कीर्तिकेयन को प्रमुख स्थान दिया और शैव मठ शैव धर्म को लोकप्रिय बनाने के केंद्र बन गए। उन्होंने जैन धर्म जैसे गैर रूढ़िवादी संप्रदायों को भी संरक्षण दिया और उन्हें भूमि दान दी। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के महाकवि एक जैन विद्वान थे। कीर्तिवर्मन द्वितीय के शासनकाल के दौरान एनीगेरे में एक जैन मंदिर बनाया गया। यहाँ पे आप इसको नोट करेंगे पॉइंट को। कभी कभी इस तरीके के पॉइंट सेंटेंस बना के यूपीएससी दे देती है, पूछ लेती है कुछ। ठीक है, आप इसको नोट करेंगे। राजकुमार कृष्ण ने जैन भिक्षु गुणपात्र को अपना गुरु नियुक्त किया। पूज्य पात्र जैनेत्रीय व्याकरणम के लेखक
एक जैन भिक्षु थे जो चालुक्य शासक विजयादित्यन के समकालीन थे। ह्वेनसांग ने कई बौद्ध केंद्रों का उल्लेख किया है जहां हीनयान और महायान संप्रदाय के अनुयायी रहते थे। साहित्य के बारे में जानते हैं यहाँ पर। उन्होंने एहोल और महाकुंडम जैसे स्तंभ अभिलेखों में संस्कृत का उपयोग किया। 7वीं सदी के एक अभिलेख में कन्नड़ को स्थानीय भाषा और संस्कृत को संस्कृति की भाषा बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय के एक सरदार ने संस्कृत में व्याकरण ग्रंथ सप्तावतारम की रचना की। इसको नोट करेंगे आप यहाँ पर, अंडरलाइन करके पढ़िएगा। नेक्स्ट यहाँ पे नोट है पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं तो इसको आप अच्छे से प्लीज नोट करिएगा। कर्नाटक के एहोल में मेगुड़ी जैन मंदिर में कवि रविकीर्ति द्वारा रचित एक संस्कृत अभिलेख 635 ईस्वी है। अभिलेख एक प्रशस्ति के रूप में कार्य करता है जिसमें चालुक्य राजवंश की प्रशंसा की गई है, जिसमें शासक राजा पुलकेशिन द्वितीय पर विशेष जोर दिया गया है, जिसे सत्याश्रय यानी कि सत्य का निवास भी कहा जाता है। यह राजवंश के इतिहास को रेखांकित करता है जिसमें विभिन्न विरोधियों पर विजय का दावा किया गया है, जिसमें हर्षवर्धन पर उल्लेखनीय विजय भी शामिल है। नेक्स्ट है यहाँ पर वास्तुकला। यहाँ पे आप इसको नोट करेंगे, प्लीज अंडरलाइन करिएगा। कभी आप लोगों से अगर मेंस में क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप वहाँ पर ये पॉइंट पूरे लिख सकते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ ये मैगजीन पूरी ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के पॉइंट वाइज जो यहाँ पर बनाए गए हैं नोट्स, तो इसको आपको बुक में नहीं मिलेंगे। बुक में आप सिर्फ एक थ्योरी की तरह इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज पूरी चीज़ें बताई गई हैं, तो प्लीज़ इसको नोट करिए। चालुक्यों ने मुलायम बलुआ पत्थरों का उपयोग करके मंदिर बनाने की तकनीक शुरू की। उनके मंदिरों को 2 भागों में बांटा गया, खुदाई से प्राप्त गुफा मंदिर और संरचनात्मक मंदिर। नोट करेंगे इसको। बादामी संरचनात्मक और खुदाई से प्राप्त गुफा मंदिरों दोनों के लिए जाना जाता है। बादामी में 4 गुफाएं हैं। मंगलेश द्वारा बनवाया गया सबसे बड़ा गुफा मंदिर विष्णु को समर्पित है। पटदकल एग्जाम्पल है, यानी कि विरूपाक्ष मंदिर, आप इसके बारे में सुना होगा, ये करंट अफेयर्स में भी आया है। और एहोल यानी कि लाड खान मंदिर अपने संरचनात्मक मंदिरों के लिए प्रसिद्ध हैं। पटदकल में चालुक्यों ने 10 से अधिक मंदिरों का निर्माण किया जो चालुक्य वास्तुकला के विकास को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे अब नेक्स्ट है आपका चित्रकला। चालुक्यों ने चित्रकला में वाकाटक शैली को अपनाया। नोट करेंगे इसको आप, ये कभी कभी आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, स्पेशली स्टेट के एग्जाम में। कई चित्र विष्णु के अवतार को दर्शाने वाली हैं। सबसे लोकप्रिय चालुक्य पेंटिंग यानी कि राजा मंगलेश द्वारा निर्मित महल में स्थित है। यह शाही परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों द्वारा गेंद को देखने का दृश्य है। ठीक है, इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे पल्लव, इनके बारे में जानते हैं। अभी हमने चालुक्यों के बारे में जाना था। पल्लवों की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों में कोई सहमति नहीं है। कुछ का मानना है कि पहलव का एक प्रकार था जिसे पार्थियन के नाम से जाना जाता था। अन्य उन्हें दक्षिण भारत के मूल निवासी या उत्तर भारतीय रक्त के कुछ मिश्रण के साथ मानते हैं। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे यहाँ पर। पल्लव का अर्थ है लता। टोणी शब्द का संस्कृत संस्करण। वह एक देहाती स्थानीय जनजाति थी जिसने तोडी मंडलम यानी कि उत्तरी पेन्नार और उत्तरी वेल्लार नदियों के बीच की भूमि नामक लताओं की भूमि पर अपना अधिकार स्थापित किया, जिसमें दक्षिण आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु शामिल थे। उनकी राजधानी कांची थी। इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे यहाँ पर। अगर कभी पूछा जाता है मेन से पल्लव के बारे में तो आप वहाँ पर ये पॉइंट लिखेंगे तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा। उनके अधीन कांची, आधुनिक कांचीपुरम, एक महत्वपूर्ण मंदिर शहर था तथा व्यापार एवं वाणिज्य का केंद्र बन गया। नेक्स्ट है अध्ययन के स्रोत। बौद्ध स्रोत दीपवंश और महावंश पाली में लिखे गए और चीनी यात्री ह्वेनसांग और इत्सिंग के वृत्तांत पल्लव काल की सामाजिक, धार्मिक और संस्कृति स्थितियों के बारे में विवरण प्रदान करते हैं। पैरिय पुराणम सेकीझार द्वारा लिखित और महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा संस्कृत में लिखित मतविलास प्रहसन पल्लव काल का अध्ययन करने के लिए आवश्यक स्रोत है।
जो ये स्रोत है इनके नाम आप अच्छे से अंडरलाइन करिएगा। नेक्स्ट है प्रमुख शासक। इसमें जो प्रमुख शासक हैं उनके बारे में जानते हैं। पहला है शिव स्कंद वर्मन। शिव स्कंद वर्मन ने संभवतः 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में शासन किया, जैसा कि कुछ अभिलेखों में उल्लेख किया गया है। हिरहदगल्ली पत्र में शिव स्कंद वर्मन को अग्नि स्टोम वाजपेयीसवमेध याजी, जिसने अग्निस्टोम वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों को किया, के रूप में संदर्भित किया गया है। सिंह विष्णु ने 6वीं शताब्दी की अंतिम तिमाही में शासन किया और पल्लवों के सत्ता में आने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने इक्ष्वाकुओं को हराया और पल्लव साम्राज्य की मजबूत नींव रखी। उसने कलंब्रों को हराया और कावेरी तक की भूमि पर कब्जा कर लिया। उसने कांची को अपनी राजधानी बनाया। सिंह विष्णु ने अवनी सिंह यानी कि पृथ्वी का शहर की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है महेंद्र वर्मन प्रथम 590 से 630 ईस्वी। महेंद्र वर्मन प्रथम को चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने पुल्लूर यानी कि कांची के पास में हराया, जिसने साम्राज्य के उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर लिया तथा कांचीपुरम तक पहुंच गया। वह एक कवि, संगीतकार और कला का महान संरक्षक था। उसने मतविलास प्रहसन लिखा और महाबलीपुरम में गुफा मंदिर का निर्माण शुरू किया। वे पहले जैन थे, लेकिन बाद में अपार के प्रभाव में उन्होंने शैव धर्म अपना लिया। देखिए यहाँ पर आपको ये PYQ एक तरह से आ गया है। ये आपसे UPSC 2020 में पूछा गया है, यानी कि 2020 में ये पूछा गया है। तो आपको ये पॉइंट पूरा जो पैराग्राफ है महेंद्र वर्मन के बारे में आपको ये स्पेशली नोट करना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है नरसिंह वर्मन प्रथम या महामल 630 से 668 ईस्वी। नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और श्रीलंकाई राजकुमार मानवर्मा की मदद से बादामी पर कब्जा करके पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण किया। इस पॉइंट को नोट करेंगे आप। उसने चोलों, चेरों और कलंब्रों पर विजय का दावा किया। उसने मानवर्मा की सहायता के लिए 2 नौसैनिक अभियान भेजे। वह वास्तुकला का उत्साही संरक्षक था तथा उसने मामल्लपुरम के बंदरगाह और महाबलीपुरम में रथों का निर्माण करवाया। नरसिंह वर्मन प्रथम के सम्मान में ही महाबलीपुरम को मामल्लपुरम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है महेंद्र वर्मन द्वितीय। पल्लव चालुक्य संघर्ष दशकों तक जारी रहा और चालुक्यों से लड़ते हुए महेंद्र वर्मन द्वितीय की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है परमेश्वर वर्मन प्रथम। परमेश्वर वर्मन प्रथम को उग्रदंड और रणरसिक शहर का विध्वंसक कहा जाता था। रणरसिक विक्रमादित्य प्रथम की उपाधि थी। पूरम ताम्रपत्रों में उनकी सैन्य उपलब्धियां दर्ज हैं। नरसिंह वर्मन द्वितीय यानी या राज सिम्हा। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने महाबलीपुरम में राज सिंहेश्वर यानी कि कैलाश नाथ मंदिर और तटीय मंदिर का निर्माण कराया। उन्होंने चीन में एक राजदूत भेजा। किसने भेजा था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने या राज सिम्हा। नोट करेंगे आप इसको। नेक्स्ट है दंती वर्मन। दंती वर्मन के शासनकाल के दौरान राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय ने कांची पर आक्रमण किया। नेक्स्ट है नंदी वर्मन तृतीय। नंदी वर्मन तृतीय ने पश्चिमी गंगों और चोलों की सहायता से श्रीपुरम्बियम या तिरुपुरम्बियम के युद्ध में पांड्यों को हराया। नेक्स्ट है अपराजित। चोल राजा आदित्य प्रथम के खिलाफ लड़ाई में अपराजित की मृत्यु हो गई, जिसने तोंडी मंडलम पर आक्रमण किया था। इससे पल्लवों का भाग्य तय हुआ। नेक्स्ट है प्रशासन। राजत्व को देवीय उत्पत्ति और वंशानुगत माना जाता था। राजा ने महाराजाधिराज यानी कि उत्तर भारत से उधार ली गई जैसी उच्च प्रतापी उपाधियां धारण की। राजा को मंत्री परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। कुछ मंत्रियों के पास अर्धशाही उपाधियां थीं और संभवतः उन्हें सामंतों से नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रमुख पद और उनकी भूमिकाएं।
एक तरफ आपको पद बताए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी भूमिकाएं बताई गई हैं। अमात्य, सलाहकार, मंत्रीन, राजनयिक यानी कि कूटनीतिज्ञ, रहस्याधिकृत यानी कि निजी सचिव, मणिक पंदरम या कंपन कोषाधिकारी उनकी भूमिका थी। कोडिक पिल्लई उपहारों का अधिकारी होता था। कोषाध्यक्ष, राजकोष पर्यवेक्षक। पल्लव रानियां साम्राज्य के प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती थी, लेकिन उन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया और विभिन्न देवताओं की मूर्तियां स्थापित करवाई। राज सिंह की रानी रंगपतक की मूर्ति कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर के अभिलेख में पाई जाती है। न्यायिक अदालतों में अधिकरण मंडप कहा जाता है, यानी कि जो न्यायिक अदालतें थी उनको अधिकरण मंडप कहा जाता था। कभी आपसे अगर पूछा जाए तो आप यहाँ पर इस पॉइंट को प्लीज अंडरलाइन करेंगे और आप बता सकते हैं। धर्माधिकारी न्यायाधीश होता था। नंदीवर्मन के कसकुड़ी पत्रों में जुर्माने का उल्लेख इस प्रकार किया गया है। करण दंडम उच्च न्यायालय में जुर्माना, अधिकरण दंडम जिला स्तर पर जुर्माना। ठीक है। जिलाधिकारियों ने स्थानीय स्वायत्त संस्थानों के साथ मिलकर सहयोग किया और प्रांतीय गवर्नरों को सलाह दी। जातियों, श्रेणियों, शिल्पों आदि पर आधारित स्थानीय समूहों ने स्वायत्त निकायों का आधार बनाया। नीति का कार्यान्वयन जिला प्रतिनिधियों और ग्रामीणों की सभाओं के बीच बैठक के माध्यम से किया जाता था। नेक्स्ट है भूमि अनुदान। भूमि का स्वामित्व राजा में निहित था, जिसे अधिकारियों और ब्राह्मणों को राजस्व तथा भूमि देने का अधिकार होता था। सबसे सामान्य प्रथा किराएदारों के माध्यम से राजा की भूमि पर खेती करना था। मिश्रित जाति की आबादी वाले गांव भू राजस्व भुगतान के अधीन थे। ब्राह्मदेय गांव व्यक्तिगत ब्राह्मणों या उनके समूहों को उपहार में दिए गए, जिससे उन्हें कराधान से छूट मिली और उनकी समृद्धि में वृद्धि हुई। देवदान गांव मंदिरों को दान दिए गए गांव होते थे। राजस्व को राज्य के बजाय मंदिर अधिकारियों के लिए निर्देशित किया गया था। मंदिर के अधिकारियों ने मंदिर सेवा में रोजगार प्रदान करके गांव की सहायता की। बाद की शताब्दियों में मंदिर ग्रामीण जीवन का केंद्र बन गए, जिससे देवदान गांवों का महत्व बढ़ गया। यहाँ पे जितने भी पॉइंट हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ इसको आप अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। जितना आप रिवाइज करोगे उतना अच्छा है। ये पूरा बेस जो है ये पूरा एनसीईआरटी बेस है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये नोट है, यहाँ पर पुदुचेरी के पास उरुकट्टकोट्टम में तांबे की अंगूठी के साथ एक साथ रखे गए 11 पत्र और छपी हुई पल्लवशाही मुहर यानी कि एक बैल और एक लिंगम का चित्र की खोज की गई। इसमें राजा नंदीवर्मन द्वारा दिए गए एक गांव के अनुदान का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है यहाँ पे पॉइंट, अभिलेख की शुरुआत संस्कृत में राजा की स्तुति से होती है। उसके बाद तमिल में अनुदान का विवरण और संस्कृत के एक श्लोक से समापन होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर ग्रामीण जीवन। ग्राम सभा, जिसे सभा के नाम से जाना जाता है, भूमि, सिंचाई, अभिलेख और अपराध सहित गांव के विभिन्न मामलों को देखती थी। सभा जिला परिषद के अधीन थी, जो नाडु या जिला प्रशासन के साथ काम करती थी। सभा एक औपचारिक संस्था थी, लेकिन उरार यानी कि एक अनौपचारिक ग्राम सभा के साथ घनिष्ठ रूप से सहयोग करती थी। ग्राम प्रधान ग्राम सभा और आधिकारिक प्रशासन के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता था। ब्राह्मण आबादी वाले गांव सभा और परिषद संचालन का रिकॉर्ड रखते थे। ग्राम न्यायालय भी छोटे मोटे आपराधिक मामले देखते थे। उच्च स्तर पर कस्बों और जिलों में अदालतों की अध्यक्षता सरकारी अधिकारियों द्वारा की जाती थी, जिसमें राजा न्याय का सर्वोच्च मध्यस्थ होता था। नेक्स्ट है तालाब सिंचाई। ये जितने भी यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं तो प्लीज़ इनको आप नोट करिए अच्छे से, और जहाँ भी किसी को कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, और आपको किन टॉपिकों पे नोट्स चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हैं।
किस सब्जेक्ट को लेके चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में चाहिए, वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। और आप कौन कौन सी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं आप प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, ताकि मैं उस परीक्षाओं से जुड़े हुए सारे सिलेबस हैं, जो भी टॉपिक होंगे इम्पोर्टेंट, वो आपको मैं ज़रूर बताऊंगी। तो नेक्स्ट है तालाब सिंचाई। एरी पट्टी या तालाब भूमि विशेष रूप से दक्षिण भारत में पाई जाने वाली भूमि की एक अनूठी किस्म थी। इसे व्यक्तियों द्वारा दान किया गया था और इस भूमि से उत्पन्न राजस्व गांव के तालाब के रखरखाव के लिए आरक्षित किया गया था। देखिए यहाँ पर ये यूपीएससी 2016 में पूछा गया है। तो मैंने आपको जैसे कहा पहले स्टार्टिंग में ही कि यहाँ पे आपको PYQ भी देखने को मिलेंगे, तो आप प्लीज़ वीडियो पूरा जरूर देखें, अंत तक बने रहें। लंबे समय तक सूखे के दौरान भूमि की सिंचाई के लिए वर्षा जल का भंडारण करने के लिए यह तालाब महत्वपूर्ण था। ईंट या पत्थर से बना यह तालाब गांव के सहकारी प्रयास से बनाया गया था। इसका पानी सभी कृषकों द्वारा साझा किया जाता था। गांव द्वारा नियुक्त एक विशेष तालाब समिति सिंचाई जल के वितरण की देखरेख करती थी। जल स्तर को नियंत्रित करने और स्रोत पर अतिप्रवाह यानी कि ओवरफ्लो को रोकने के लिए नहरों से प्रवेश द्वार पानी वितरित किया जाता था। नेक्स्ट है राजस्व एवं कराधान। राजस्व मुख्य रूप से ग्रामीण स्रोतों से आता था। शहरी और व्यापारिक संस्थान अनियोजित होते थे। ताम्रपत्र पर दर्ज भूमि अनुदान पल्लव काल में भूमि राजस्व और कराधान के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। गांवों पर 2 कर लगाए गए। कृषकों द्वारा राज्य को दिया जाने वाला भू राजस्व यानी कि उपज का 1/6 से 1/10वां भाग, सिंचाई कार्यों की मरम्मत और मंदिरों को रोशन करने जैसी ग्रामीण सेवाओं के लिए स्थानीय कर। जब राज्य को लगा कि भूमि कर कम है तो राज्य ने एक अतिरिक्त कर विभिन्न व्यवसायों और गतिविधियों जैसे मवेशी, ताड़ी यानी कि पाम वाइन निकालने वाले, कुम्हार, सुनार आदि पर भी लगा दिया। युद्ध लूटने पल्लवों के लिए युद्ध के महत्व को रेखांकित करते हुए राज्य के राजस्व में योगदान दिया। नेक्स्ट है सेना। राज्य का राजस्व मुख्य रूप से स्थायी सेना को बनाए रखने के लिए आवंटित किया गया था। राजा सीधे सेना को नियंत्रित करता था, जिसमें पैदल सैनिक, घुड़सवार सेना और हाथियों की एक छोटी टुकड़ी शामिल होती थी। रथ पहाड़ी इलाकों में जहां बहुत लड़ाई होती थी काफी हद तक अप्रचलित और अप्रभावी होते थे। घुड़सवार सेना प्रभावी लेकिन महंगी होती थी क्योंकि घोड़ों का आयात करना पड़ता था। उन्होंने एक नौसेना की स्थापना की और मामल्लपुरम तथा नागपट्टिनम में गोदीबाड़ों का निर्माण किया। हालांकि चोलों की नौसैनिक शक्ति की तुलना में उनकी नौसेना काफी छोटी थी। कांचीपुरम में वैकुंठ पेरुमल मंदिर की मूर्तियां नंदीवर्मन पल्लव के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाती हैं, जो पल्लव समाज में युद्ध के महत्व पर जोर देती हैं। नेक्स्ट है व्यापार। कांचीपुरम व्यापारिक केंद्र के रूप में विशेष महत्व रखता था। व्यापारियों को अपने माल का विपणन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना, अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी पड़ती थी। प्रारंभ में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, लेकिन बाद में पल्लवों ने सोने और चांदी के सिक्के शुरू किए। व्यापार को विनियमित करने के लिए मणिग्रामम जैसे व्यापारिक संगठनों की स्थापना की गई थी। व्यापारियों ने स्वयं को सुदेशी, नानादेशी, एनुरवर और अन्य नामों के रूप में दर्शाते हुए श्रेणियां बनाई। प्राथमिक श्रेणी ऐहोल में संचालित होती थी। विदेशी व्यापारियों को नानादेशी कहा जाता था। उनके पास केंद्र में एक बैल की आकृति के साथ एक अलग झंडा था और उन्हें वीर शासन जारी करने का अधिकार प्राप्त था। नेक्स्ट है यहाँ पर समुद्री व्यापार। उस समय समुद्री व्यापार भी था। पल्लवों का दक्षिण पूर्व एशिया के साथ समुद्री व्यापार होता था। श्रेणी का अधिकार क्षेत्र दक्षिण पूर्वी एशिया तक फैला हुआ था, जिसके प्रमुखों को अभिलेखों में पट्टन स्वामी, पट्टन कीलर और दंडनायक के नाम से जाना जाता था तथा उनके सदस्यों को अय्यावोले, परमेश्वरियर,
के रूप में जाना जाता था। यहाँ पे आप पॉइंट को नोट करेंगे। विदेशी व्यापार में जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, श्रीलंका, चीन और बर्मा सहित अनेक क्षेत्रों में मसाले, सूती वस्त्र, कीमती पत्थर और औषधीय पौधों का निर्यात किया जाता था। ये चीजें शामिल थी इसमें। आप इस पॉइंट को नोट करेंगे। यहाँ पर कभी कभी डाइवर्ट करके यहाँ पर सेंटेंस बना के आपसे पूछा जाता है। मामल्लपुरम ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में कार्य किया। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार के लिए 3 महत्वपूर्ण राज्य शामिल थे। कौन कौन से थे? कंबुजा यानी कि कंबोडिया, चंपा, अन्नम और श्रीविजय यानी कि दक्षिणी मलाया प्रायद्वीप और सुमात्रा। नोट करेंगे इसको। पश्चिमी तट पर व्यापार पर धीरे धीरे विदेशी व्यापारियों, मुख्य रूप से अरबों का प्रभुत्व हो गया। भारतीय व्यापारी वाहक ले जाने वालों के बजाय माल के आपूर्तिकर्ता बन गए। नेक्स्ट है समाज। उस समय समाज कैसा था उसको जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। जाति व्यवस्था मजबूती से स्थापित हो गई और संस्कृत को उच्च सम्मान प्राप्त हुआ। आर्यीकरण और दक्षिण पर उत्तरी प्रभाव तेज हो गया, जो राजाओं द्वारा जारी किए गए शाही अनुदानों से स्पष्ट होता है। कांचीपुरम शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा। वैदिक धर्म के अनुयायी शिव की पूजा के प्रति समर्पित थे। उल्लेखनीय शैव यानी कि नयनार और वैष्णव यानी कि अलवार कवि संत महेंद्र वर्मन के समय में रहते थे। ब्राह्मणों का दर्जा ऊंचा किया गया और उन्हें पर्याप्त भूमि अनुदान प्राप्त हुआ। आर्यीकरण शिक्षण संस्थानों के परिवर्तन में परिलक्षित होता है। प्रारंभ में शिक्षा पर जैन और बौद्धों का नियंत्रण था, लेकिन धीरे धीरे ब्राह्मणों ने उनका स्थान ले लिया। यानी कि पहले बौद्ध और जैन में था, लेकिन बाद में फिर ब्राह्मणों ने उसका स्थान ले लिया। ब्राह्मण साहित्य, खगोल विज्ञान और कानून में शाही सलाहकार के रूप में कार्य करते थे। इसके अलावा उन्हें करों और मृत्यु दंड से छूट मिल गई थी। सत्य क्षत्रिय यानी कि क्षत्रिय के भीतर एक समूह ने राज्य पर शासन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे व्यापार और युद्ध में लगे हुए थे। उन्हें वेद पढ़ने का भी अधिकार प्राप्त था। इन दोनों पॉइंट को आप नोट करेंगे। यहाँ पर समाज का निचला तबका कृषि, पशुपालन और हस्तशिल्प में लगा हुआ था। मैला ढोने, मछली पकड़ने, शुष्क धुलाई और चमड़े के काम में लगे लोगों को वर्ण व्यवस्था से बाहर रखा गया था। तो इस पॉइंट को भी आप अंडरलाइन करेंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है धर्म। जैनियों ने शुरुआत में अपने धार्मिक साहित्य के लिए संस्कृत और प्राकृत भाषा का प्रयोग किया, लेकिन बाद में उन्होंने तमिल को अपनाया। जैन धर्म अत्यधिक लोकप्रिय था, लेकिन हिंदू धर्म से प्रतिस्पर्धा के कारण आने वाली शताब्दियों में जैन अनुयायियों की संख्या में गिरावट आई। महेंद्र वर्मन प्रथम ने अपनी निष्ठा जैन धर्म से शैव धर्म में स्थानांतरित कर ली, जिससे जैनियों को शाही संरक्षण का नुकसान हुआ। वह जैन धर्म के प्रति असहिष्णु हो गया और उसने जैन मठों को नष्ट कर दिया। जैनियों ने मदुरै और कांची के पास शैक्षिक केंद्र स्थापित किए गए। साथ ही कर्नाटक में श्रवणबेल गोला जैसे धार्मिक केंद्र भी स्थापित किए गए। हालांकि कई जैन भिक्षु पहाड़ियों और जंगलों में छोटी गुफाओं में खुद को अलग थलग कर लेते थे। नेक्स्ट है यहाँ पर मठ, इसके बारे में जानते हैं। मठों ने बौद्ध शिक्षा प्रणाली के मूल के रूप में कार्य किया, जो कांची, कृष्णा और गोदावरी नदियों की घाटियों के आसपास केंद्रित थी। शाही संरक्षण की कमी तथा रूढ़िवादी और गैर रूढ़िवादी संप्रदायों के बीच संघर्ष के कारण बौद्ध धर्म को गिरावट का सामना करना पड़ा, जिससे वैदिक धर्मों के समर्थकों को फायदा हुआ। 8वीं शताब्दी में विश्राम गृह, भोजन केंद्र और शैक्षणिक संस्थान के संयोजन के रूप में सेवा करते हुए मठों ने लोकप्रियता हासिल की। यहाँ पे एक नोट है, इसको नोट करेंगे आप, अंडरलाइन करके पढ़िएगा आप लोग। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में गिरावट देखा गया। हालांकि ह्वेनसांग ने कांची में महायान संप्रदाय से जुड़े कई बौद्ध मठों और पुजारियों की सूचना दी। नेक्स्ट है यहाँ पर संस्कृत साहित्य। क्योंकि संस्कृत शाही दरबार में आधिकारिक भाषा थी, इसलिए साहित्य क्षेत्रों में इसे अपनाया गया। कांची में नालंदा के समक्ष
प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के साथ साथ कई अन्य संस्कृत महाविद्यालय भी थे। महेंद्र वर्मन प्रथम ने संस्कृत में मतविलास प्रहसन की रचना की। संस्कृत में दो असाधारण कार्यों ने दक्षिण में संस्कृत साहित्य के लिए मानक स्थापित किया, किरातार्जुनीयम भारवी द्वारा और दास कुमार चरितम दंडिन द्वारा। ठीक है, अब ये दोनों नाम यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे। ऐसा लगता है कि कांचीपुरम के दंडिन अलंकारिक काव्य दर्शन पर महान ग्रंथ के लेखक कुछ समय के लिए पल्लव दरबार में रहे थे। नेक्स्ट है यहाँ पर कला और वास्तुकला, इसको भी आप नोट करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, स्टेट वाले एग्जाम में जरूर आते हैं, तो इसको नोट करिएगा आप लोग। महेंद्र वर्मन प्रथम ने पल्लव क्षेत्र में चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर स्थापित किए। उनके चट्टानी मंदिर आमतौर पर मंडप प्रकार के होते हैं, जिनके सामने एक स्तंभकृत हॉल या मंडप होता है और पीछे या किनारों पर एक छोटा मंदिर होता है। मंडगप्पट, ठीक है, मंडगप्पट अभिलेख में उल्लेख है कि ब्रह्मा, ईश्वर और विष्णु के मंदिर ईंट, लकड़ी, धातु और मोर्टार जैसी पारंपरिक सामग्रियों का उपयोग किए बिना बनाए गए थे। राज सिंह की रानी रंग पताका की छवि कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर के अभिलेख में पाई गई है, ये हमने पीछे भी पढ़ा है। प्रारंभिक पल्लव शासकों ने प्राकृत में अपने राजलेख जारी किए, वहीं पल्लव शासकों की दूसरी पीढ़ी ने अपने राजलेख संस्कृत में जारी किए। नेक्स्ट है अन्य राजवंश, इसमें हम इक्ष्वाकु के बारे में जानेंगे। इक्ष्वाकु 225 से 350 ईस्वी। इक्ष्वाकु प्रायद्वीप के पूर्वी भाग यानी कि विशेष रूप से कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में सातवाहनों के पतन के बाद उभरे, जिनकी राजधानी नागार्जुनकोंडा थी। याद रखेंगे आप यहाँ पर। वे संभवतः एक स्थानीय जनजाति थे जिन्होंने अपने वंश की प्राचीनता प्रदर्शित करने के लिए यह नाम अपनाया था। नेक्स्ट है बनवासी के कदम 345 ईस्वी के आसपास उत्तर पश्चिमी कर्नाटक में तालगुंडा यानी कि आधुनिक शिमोगा जिला के समीप प्रमुखता से उभरे। इस राजवंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, जिन्होंने वन जनजातियों की मदद से पल्लवों को हराया था। वे 6ठी शताब्दी ईस्वी के आसपास चालुक्य प्रशासन में समाहित हो गए और चालुक्यों तथा राष्ट्रकूटों के सामंत बन गए। पुनः उद्भव 11वीं शताब्दी में बनवासी कदम वंश का दावा करने वाले दो प्रमुख समूह उभरे। ठीक है, दो प्रमुख समूह और जो थे वो उभरे, उनको जानते हैं। पहला है हंगल के कदम यानी कि धारवाड़ जिले में, और दूसरा है गोवा के कदम यानी कि धारवाड़, कारवार और बेलगाम जिले। ठीक है, उपयुक्त दोनों ने बनवासी पुरवराधीश्वर की उपाधि का दावा किया, जो राजधानी बनवासी यानी कि कर्नाटक पर उनके दावों का सूचक है। नेक्स्ट है गोवा के कदम। उन्होंने चंद्रपुर और गोपकपटन पर शासन किया तथा 11वीं सदी से 13वीं सदी के मध्य तक प्रमुख रहे। उन्होंने गोवा के उत्तर पश्चिमी भाग, बेलगाम, धारवाड़ और आधुनिक कर्नाटक के उत्तरी कनारा यानी कि कोंकणा, वर्तमान रत्नागिरी जिलों के कुछ हिस्सों पर शासन किया। गोवा के कदम्बों का संस्थापक है वो है श्रेष्ठ प्रथम, आप इसको नोट करेंगे यहाँ पर। अंततः वे बादामी के चालुक्यों से हार गए। नेक्स्ट है हंगल के कदम। हंगल के कदम शासकों ने बनवासी में अपना आधार बनाए रखा और बनवासी में अपनी राजधानी के साथ 9वीं शताब्दी के मध्य से 13वीं शताब्दी की शुरुआत तक शासन किया। प्रशासन उन्होंने कोंकणाधीश, कोंकण चक्रवर्ती यानी कि कोंकण के भगवान, पश्चिम समुद्राधीश्वर यानी कि पश्चिमी महासागर के भगवान और महामंडलेश्वर की उपाधि धारण की। नोट करेंगे इस पॉइंट को आप। षष्ठी देव ने तुला पुरुष और अश्वमेध यज्ञ किए तथा सोमनाथ मंदिर के दर्शन किए। इस क्षेत्र को माने द्वारा प्रशासित विषय यानी कि जिलों में विभाजित किया गया था।
सबसे निचली इकाई एक गांव यानी कि ग्राम थी, जो ग्राम मुखिया, उरोदय या गवुंड द्वारा शासित होती थी। वे अपनी सेना रखते थे और न्यायिक कार्य करते थे। अर्थव्यवस्था और व्यापार, भूमि अनुदान, त्रिभोग, सर्वनामस्य और ताल वृत्ति भूमि अनुदान के संदर्भ में व्यक्तियों और धार्मिक समूहों द्वारा भूमि स्वामित्व की उपस्थिति को दर्शाते हैं। उन्होंने बौद्ध, जैन तथा शैव को उदार अनुदान प्रदान किए। ह्वेनसांग बनवासी के कई बौद्ध मठों की पुष्टि करता है। समुद्री गतिविधियां, गोवा के कदंबों की राजधानी चंद्रपुर एक महत्वपूर्ण समुद्र केंद्र था। नोट करेंगे इस पॉइंट को आप, चंद्रपुर को, यह आपसे पूछा जा सकता है। उनके महत्वपूर्ण बंदरगाह गणदेवी यानी कि आधुनिक सूरत जिले में का पूर्वी अफ्रीकी तट से संपर्क था। इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। जयकेशी प्रथम ने पश्चिम समुद्राधीश्वर यानी कि पश्चिमी महासागर के भगवान की उपाधि धारण की, जो समुद्री व्यापार के महत्व को दर्शाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर दक्षिण के साम्राज्यों के महत्वपूर्ण बंदरगाह। बंदरगाहों से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको नोट करिएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक तरफ आपको यहाँ पे राजवंश के नाम बताए गए हैं, दूसरी तरफ उनके प्रमुख बंदरगाह, और तीसरी तरफ उन स्थान यानी कि आधुनिक समक्ष। ठीक है, इनको नोट करेंगे आप। चालुक्य, इनका बंदरगाह है कल्याण और स्थान बीदर, कर्नाटक। पल्लव, इनके प्रमुख बंदरगाह है मामल्लपुरम और इसका स्थान है महाबलीपुरम, तमिलनाडु। दूसरा है वसव समुद्रम और स्थान है तमिलनाडु यानी कि भीतरी लेकिन तटीय व्यापार से संबंधित। और तीसरा है निरपेयारू यानी कि महाबलीपुरम और मायलापुर और इसका स्थान है तमिलनाडु। नेक्स्ट है बनवासी के कदम और इनका बंदरगाह है बनवासी, स्थान है उत्तर कन्नड़ यानी कि कर्नाटक। दूसरा है होन्नावर, उत्तर कन्नड़, कर्नाटक, स्थान है भटकल और इसका स्थान है तटीय कर्नाटक। नेक्स्ट है गोवा के कदम, इनके भी 3 बंदरगाह हैं। चंद्रपुर, स्थान है चंदौर, गोवा। गोपकपट्टन गोवा, वर्तमान पूर्व गोवा। थर्ड है कपर्दिका द्वीप और ये भी आपका गोवा। हंगल के कदम, इनके 2 बंदरगाह हैं, बांकापुर और स्थान है कर्नाटक। दूसरा है करवार, स्थान है उत्तर कन्नड़, कर्नाटक। इक्ष्वाकु, इनके 3 बंदरगाह हैं, विजयपुरी यानी कि अमरावती और स्थान है आंध्र प्रदेश यानी कि आधुनिक अमरावती के पास। दूसरा है घंटासाल, स्थान है कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश। और तीसरा है कोट्टपट्टन, ओंगोल के पास, आंध्र प्रदेश, इसका स्थान है। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को नोट समझ में आए होंगे। जहाँ भी आपको कोई गलती लगा है तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी, और आप अच्छे से इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट बनाइए। ये कंप्लीट एनसीईआरटी नोट्स हैं, आप लोग को इनका कंटिन्यू रिवीजन भी करना है। एक आप लोगों के लिए एडवर्टाइजिंग है, जो भी बच्चे इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। आप लोगों को कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, 6 से लेके पूरे 12 तक। ज़्यादा प्राइस नहीं है, आप देख सकते हैं। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में मिलेंगे ये नोट्स। और आप अगर स्टैंडर्ड बुक्स के नोट्स लेना चाहते हैं, वो उनका प्राइस भी यही है, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। एम लक्ष्मीकांत, माजिद हुसैन, डी.आर. खुल्लर, नितिन सिंघानिया, सतीश चंद्र, स्पेक्ट्रम, आर चरण, रमेश सिंह, दृष्टि IAS के ऑल आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगे। इन्वायरमेंट के नोट्स मिलेंगे दृष्टि IAS के। CSET, रीजनिंग, सब आपको यहाँ पे मिलेगा। आप देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, साइंस, ज्योग्राफी, और जो भी आप लोगों का ऑप्शनल है प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, उसके नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं कल नए चैप्टर के संग। जो हमारा चैप्टर रहेगा संगम काल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आशा करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे और शेयर भी ज़रूर करेंगे। तो कल मिलते हैं संगम काल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।